तो नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों 8 बज गया और हम लोग लाइव आ चुके हैं आपके लिए एमसीक्यू का क्लास करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे। दोस्तों आप सभी को मैं डेली टाइमिंग बताता हूँ कि 8 बजे से यूट्यूब पर लाइव क्लास होती है हमारे पैरामेडिकल के लिए एमसीक्यू क्लास। ठीक है, तो जितना से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस 8 बजे के क्लासेस में। तो जो लोग हमारे इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल करके जुड़ जाइए। और जो लोग टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम पे जा करके सर्च करिए टोटल लर्निंग और ज्वाइन करिए। वहाँ पे प्रत्येक क्लास का PDF क्विज मिलते रहता है। ठीक है, साथ में एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल हर तरह का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पे ही दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं न समय गवाते हुए। तो चलिए सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं है उनके पास शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 61 आज हम लोग हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। देख सकते हैं आप सभी लोग प्रीवियस ईयर भी देखने को मिलेगा और जो लोग पेड क्लास किए हमारा उनको यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। तो पेड क्लास वाले बच्चे भी ज़रूर जुड़िए 8 बजे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है केदार निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। अभी मैंने उनको पर्यायवाची नहीं पढ़ाया है तो उनको पर्यायवाची नहीं याद होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान दे करके बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर बी है विष्णु, ऑप्शन नंबर सी है महेश, ऑप्शन नंबर डी इंद्र। तो केदार कह रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन में तो चारों भगवान के नाम है, तो कोई एगो भगवान जी सही होंगे, कोई एगो भगवान का नाम ही होगा केदार। तो याद रखना आपसे यहाँ पे महेश। ठीक है, महेश जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। शिव को क्या कहा जाता है, केदार। यहाँ पे ध्यान रखते होंगे आप सभी लोग केदारनाथ के नाम से जानते हैं। एक केदारनाथ के नाम से धर्मस्थल है जहाँ पे शिवलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान लगा सकते हो महेश को भी शिवलिंग को भी महेश कहा जाता है। ठीक है, शिव जी को। तो कॉमन सेंस वाली बात थी। हर प्रत्येक क्वेश्चन में मैं लॉजिक बताते रहता हूँ आपके लिए कि किस तरीके से तुक्का भी मारना है। और एक वीडियो मैं ला दूंगा आपके लिए कि तुक्का कैसे मारोगे, तुक्का कैसे मारोगे, इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है मेरे पास तुक्का मारने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्वर्ण का अपर्यायवाची इंगित करे। स्वर्ण का अपर्यायवाची कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए है कनक, कंचन, बी है कनक, ऑप्शन नंबर सी हेम, ऑप्शन नंबर डी है किनकिन। तो देखिए दोस्तों एक लड़का हमारे पास आया था, कमेंट में मैंने उसका पढ़ा था कि MCQ का मतलब क्या होता है सर। MCQ का मतलब उस स्टूडेंट को नहीं पता है। तो वो स्टूडेंट यदि देख रहे हो, MCQ का मतलब ऐसे सभी स्टूडेंट को पता है हमारे, लेकिन उनको नहीं पता है तो बता देता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म है, कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जी MCQ का मतलब। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसको आपको कोई एक सही आंसर होगा उसको टिक करना है। ठीक है, तो इतना भी आपको पता रहना चाहिए था। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपर्यायवाची कह रहा है ना। तो याद रखना पर्यायवाची नहीं कह रहा है, पर्यायवाची नहीं कह रहा है, यानी कि इसका उल्टा भी किनकिन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कनक मतलब भी सोन होता है, कंचन मतलब भी स्वर्ण होता है, हेम मतलब भी सोना होता है। आप पर्यायवाची वाला उठाना देखना, ये तीनों भी दिखेगा आपको, लेकिन किनकिन नहीं दिखेगा कहीं पे। तो यहाँ पे तो अपर्यायवाची शब्द हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं उनका राइट है। बहुत अच्छा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है सभी क्वेश्चंस में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कहता है किस लेखक या लेखिका को उसकी केवल एक ही रचना ने उसे हिंदी कथा साहित्य के इंगित में अमर कर दिया। कौन सा ऐसा एक रचना की और उसको एक ही रचना में एकदम पूरा हिंदी का जो हिंदी कथा का साहित्य होता है उसको इतिहास में अमर हो गई, इतिहास में उसका नाम आ गया। कौन है? ऑप्शन नंबर ए है अमृता प्रीतम, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर डी है विष्णु शर्मा। तो चलिए देखते चलिए आंसर मिलाइएगा। ये सभी आपको याद करना पड़ेगा लेखक लेखिका वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 63 का यहाँ पे बी है। हाँ गुलेरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग बी बता रहे हैं उनका राइट है। ठीक है,
हाँ चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कहता है यहाँ पे आजन्म, ठीक है, आजन्म कौन सा समास है? आजन्म कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी है बहुव्रीहि। तो कौन सा होगा राइट आंसर आपके अनुसार, जल्दी से बता दीजिए। आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन का आप सभी से मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सभी लोग सही आंसर बताएंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में कोई ना कोई गलती कर देता है, तो इस क्वेश्चन में तो सही आंसर बताना चाहिए। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा ना, आजन्म है ना, आ गया ना, जन्म के लास्ट में शुरू में क्या जुड़ गया? शुरू में क्या जुड़ गया भैया? आ जुड़ गया। आ हमारा क्या है? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव शब्द है। जब अव्ययी भाव शब्द किसी समास में जुड़ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसका कोई भी अर्थ नहीं ना निकले उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आजन्म, आजन्म का कोई अर्थ निकले, हाँ जन्म का मतलब होगा वो जन्म लिया, अर्थ कुछ निकलेगा जन्म का, लेकिन आजन्म का कुछ भी अर्थ नहीं निकल रहा है, जन्मे नहीं लेने वाला हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो ध्यान रखना। चलिए यथाशक्ति भी आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है, यथाशक्ति, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर है ये वाला शब्द यथाशक्ति। आपका एग्जाम में आता है कि यथाशक्ति कौन सा समास है, तो याद रखना यथाशक्ति भी आपका अव्ययी भाव समास है। चलिए 65 यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है तुलसी कृत में कौन सा समास है? देखिए किनका भाई टोटल आउट ऑफ टोटल आता है, ठीक है, टोटल आउट ऑफ टोटल किनका आता है, यानी कि जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें उतना आना चाहिए दोस्तों, और ईमानदारी पूर्वक बताना है कि हम लोग का 12 में 12 आया, ये 11 में 11 आया, 15 में 15 आया, ऐसा बताना है ईमानदारी पूर्वक। मगर ऐसे ही मत बताना कमेंट में लिख दिए कुछ किए है ये नहीं, या कमेंट में लिख दिए, तो ऐसा नहीं करना है, ये आप अपने ऊपर ले रहे हो, मेरे को कुछ नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा, तुलसी कृत कौन सा समास हो जाएगा? तो तुलसी की कृति, क्या तुलसी जो है क्या है? तुलसी की, तुलसीदास को पहचानते हैं ना, तुलसीदास, तो वही तुलसी की कृति, कृति का मतलब होता है बुक, तो तुलसी की का के की आ गया, विभक्ति चिन्ह आ गया, और विभक्ति चिन्ह आ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो क्या होगा? तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है आपसे, बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए आप सभी लोग, टनाटन रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में मेघ का पर्यायवाची इंगित करें। निम्नलिखित में मेघ का पर्यायवाची इंगित करें जी। ऑप्शन नंबर ए है जलज, ऑप्शन नंबर बी है कोकंद, ऑप्शन नंबर सी है पयोद, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो मेघ यानी कि बादल होता है ना, उसका पर्यायवाची कौन कौन सा होगा? सोच समझ के आंसर दीजिएगा जी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाले का राइट, पयोद, ठीक है। पयोद यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? मेघ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। मेघ का पर्यायवाची शब्द और क्या होता है? बादल हो जाएगा, ठीक है, बादल हो जाएगा, ठीक है, पयोद हो जाएगा, इस तरह से याद रखना है आपको। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और भी स्टूडेंट बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 कहता है मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ, मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ में किस संबंधी अशुद्धि है? यानी कि कौन सा संबंधी अशुद्धि आपको दिख रहा है? या लिंग से रिलेटेड, या वचन से रिलेटेड, या विशेषण से, या कारक से? मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ, हाँ जी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मिस्टेक है ना, ये अशुद्धि लग रहा है ना, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं ना, कारक के कारण ये अशुद्धि है। मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ, ऐसा नहीं लगा, मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ, तो यहाँ पे जो का उच्चारण आ रहा है ये थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं कुछ लिख दिया हूँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अशुद्धि पैदा कर रहा है ना, वो कारक कर रहा है। मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ, ये कोई वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर ये मैं बोलता हूँ कि मैं कुछ लिख दिया हूँ, मतलब कि मैं एग्ज़ाम में गया और कुछ लिख दिया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन, मगर कुछ लिख दिया हूँ,
लेकिन ये नहीं ना कि मैं एग्जाम में गया कुछ का कुछ लिख दिया हूँ, ऐसा तो करोगे नहीं। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी और का, लिख दिया हो किसी और का, तो ऐसा तो यहाँ पे वर्ड इस पढ़ने पर ऐसा तो पता लग नहीं रहा है ना। तो याद रखना है आपको। चलिए, शुद्धि वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन उत्पन्न होगा, लेकिन आपको ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार करना पड़ेगा। चलिए 68 कहता है पाप कटना। पाप कटना मुहावरे का अर्थ क्या? ऑप्शन नंबर ए पीछा छूटना, ऑप्शन नंबर बी है प्रयासित करना, ऑप्शन नंबर सी है निपटारा होना, ऑप्शन नंबर डी है सुख मिलना। कौन सा राइट होगा? पाप कटना। पाप कट रहा है भैया किसी का, राम का पाप कट रहा है, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा? हाँ जी, पीछा छूटना, यानी कि किसी है वो राम का पाप कट रहा है, यानी कि वह उसका पीछा छूट रहा है। कोई भी इशू आ रहा है तो प्रॉब्लम, यानी पाप कटना यानी कि किसी प्रकार का इशू आ रहा है, उसके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम से पीछा छूट रहा है। ठीक है, पीछा छूटना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाप कटना का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, अब से पीछा छूटना। ठीक है, तो अब नहीं छोड़ना है जी। इस तरह के क्वेश्चन को आ गया तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 69। देखिए मैंने इस एग्जाम्पल को स्टूडेंट के सामने रखा था और यही क्वेश्चन सेम टू सेम रखा था। कनक कनकते 100 गुनी मंदकता अधिकाए, ये खाए बौराए नर हुए पाए बौराए में कौन सा अलंकार है? ये जो दिख रहा है आपको वाक्य, जैसा कि मैंने बताया था ना कि ये वाला वाक्य दे देगा आपको और पूछेगा कि कौन सा अलंकार है, या ये वाक्य दे देगा और पूछेगा कि कनक कौन सा अर्थ है। तो सोच समझ के आंसर बताइए तो सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, बहुत अच्छा। देखिए जो लोग पढ़े होंगे वो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं जी। सी वाले का राइट है यमक। यमक में क्या होता है दोस्तों? दो गो वर्ड सेम सेम दिखेगा मगर उसका अर्थ अलग रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यमक दिखेगा। कनक कनकती 100 गुनी मंदकता अधिकाय, इसका अर्थ होता है, देखिए पहले पढ़ लेते एक बार। कनक कनकते 100 गुनी मंदकता अधिकाए, ये खाए बौराए और नर वो पाए बौराए। यानी एक कनक का मतलब यहाँ पे हो रहा है धतूरा। धतूरा का आप सब लोग जानते हैं ना, जो शिवरात्रि में चढ़ता है जी भांग। शिव जी नशा करने के लिए मांगते हैं कि हमारा चढ़ावो धतूरा, चढ़ावो भांग चढ़ावो, तो वही हम लोग उस चीज़ को धतूरा कहते हैं, जो कांटा वाला रहता है। कोरोना नियर कहो ना, एकदम कोरोना नियर सेम सेम, लेकिन वो ऐसे रहेगा, जैसे ऐसे रहेगा, और ये सब कोरोना नियर कांटा निकल रहेगा उसका भी। तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? धतूरा कहते हैं। और लड़की लोग क्या करती है? इसको खरीदती है और शिवरात्रि के दिन शिव जी के पूरा भांग खिला के एकदम नशा मुक्त कर देती है ना। उस दिन उनको पूरा नशा का पार्टी रहता है। तो यदि आपको भी नशा करना है तो मंदिर में चल जाइएगा, वहाँ पे फ्री में भांग धतूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे धतूरा, उसी को धतूरा कहते हैं। तो वही कह रहा है कि एक कनक की अर्थ लिखें तो यदि धतूरा को अधिक मात्रा में खाया जाए तो वो बौरा जाता है। एक कनक का मतलब हो जाएगा सोना। यदि सोना को अधिक मात्रा में मिल जाए तो भी वह बौरा जाए। तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक ही वर्ड लिखा गया मगर अर्थ अलग अलग है, तो उसे हम लोग यमक में रखेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को हमारे स्लेस का नहीं पता चल रहा था, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास होगा उसमें स्लेस आपको कंफर्म हो जाएगा। पीडीएफ पढ़ के आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है रामचरितमानस के प्रसंग क्या है? कन कन किन किन नुपुर धुनी सुनी ... में कौन सा रस है? देखिए, कन कन किन किन नुपुर धुनी सुनी ... में कौन सा रस है? रस बताइए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये कौन सा रस दिख रहा है आपको? तो ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस जो बता रहे हैं उनका राइट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? कन कन किन किन नुपुर धुनी सुनी, वो कौन सा रस हो जाएगा जी? श्रृंगार रस। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया 71, कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त विकल्प चुनिए। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने ... कहा। ठीक है, ये रिक्त स्थान जो दिख रहा है इसको भरना है, और हमको जो आचार्य शुक्ल है वो किस काल के कहा था? ठीक है, कौन सा काल कहा था? हिंदी का जो प्रारंभिक काल था उस काल को आचार्य शुक्ल ने कौन सा काल कहा था? ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी है चारण काल, ऑप्शन नंबर सी है
विरगथा काल। ऑप्शन नंबर डी है सिद्ध समांत काल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हिंदी के साहित्य के प्राथमिक काल, यहाँ पर से एक क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट हो रहा है। प्राथमिक काल, हिंदी का साहित्य का प्राथमिक काल क्या कहते हैं? तो विराग, ठीक है, विरागथा काल, ठीक है, विरागथा काल, विरागथा काल याद रखिएगा आपसे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 71 का राइट हो जाएगा। चलिए 72 की ओर बढ़ते हैं। 72 यहाँ पे कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो हम लोग को रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, तो इसका ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में डॉट डॉट का नाम लिया जाता है। यानी कि जो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि थे, यानी भक्ति काल के जो कवि थे, वो उनका नाम क्या लिया जाता है? भक्ति काल के रूप में उनका क्या नाम लिया जाता है? ऑप्शन नंबर है कुंभनम, ठीक है, कुंभन दास। ऑप्शन नंबर बी है सूरदास। ऑप्शन नंबर सी कृष्णदास। ऑप्शन नंबर डी है परमानंद दास। तो चलिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में सूरदास का नाम लिया जाता है। यानी कि सर्वश्रेष्ठ के रूप में भक्ति काल में भी, यदि भक्ति काल में यदि सर्वश्रेष्ठ पूछे तो भी सूरदास को मानना है, या भक्ति कवि का है तो भी सूरदास को। यानी कि जो लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका राइट है जी। उनकी तैयारी अच्छी से चल रही है, इसी तरीके से प्रोसेस करते रहिए, प्रोग्रेस में रहिएगा आप सभी लोग। जो करेगा कष्ट वही आएगा फर्स्ट। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 73, 13 आउट ऑफ 13 कौन लाते हैं जी? कमेंट करके बताना है। 13 आउट ऑफ 13 कौन लाए हैं, कमेंट करके बताइएगा। कहता है मसी कागद, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी कि कलम हाथ में नहीं गथा है और मसी कागद छुओ नहीं। दी गई पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? ये जो पंक्ति आपको दिख रहा है इसके रचयिता कौन? ऑप्शन नंबर है दादू दयाल। ऑप्शन नंबर बी है कबीर दास। ऑप्शन नंबर सी रैदास। ऑप्शन नंबर डी है सूरदास। रैदास की कहानी आपको पता ही होगा। कठौती में मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये इन्हीं का कहनांत था, ठीक, कवचनांक था कि अगर मन चंगा रहेगा तो कठौती में भी गंगा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कबीरदास। ये जो आपको पंक्ति दिख रही है मसी कागद, ठीक है, कागद छुओ नहीं, मसी का कागद नहीं छुओ, कलम गही नहीं हाथ, यानी कि कलम हाथ में नहीं गथा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ये तो एक लाइन है, 2 लाइन का ये कवि भी रहता है, तो कबीर द्वारा ये 2 लाइन में लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे जो पंक्ति का रचयिता पूछ रहा है तो इसीलिए 1 लाइन दे दिया है। तो आपका एग्जाम में भी इसी तरीके से आएगा। तो आई होप आप सभी लोग इसी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हो तो अभी से कर दो, ठीक है, क्योंकि जब जागे वहीं से सवेरा, ठीक है, जब जागते हैं तभी सवेरा होता है। तो कम से कम अभी से मेहनत चालू कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।